हेलो स्टूडेंट्स, अब जो हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो है चैप्टर 21 इंजरी। इंजरी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम वेटेज की बात करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे एमसीक्यू भी आ सकता है, एसएक्यू भी आ सकता है और एलएक्यू भी आ सकता है। इससे जो क्वेश्चंस बनते हैं वो ये बनते हैं कि सबसे पहला तो इम्पॉर्टेंट वही हो जाता है कि इंजरी है क्या और इंजरी का किस किस तरीके से क्लासिफिकेशन हुआ है और इसका मेडिको लीगल एस्पेक्ट क्या है। ठीक है, तो ये मस्ट टू नो है। और फिर जो सेकंड क्वेश्चन बनता है वो मैकेनिकल इंजरी के बारे में बनता है कि मैकेनिकल इंजरी के कैरेक्टरिस्टिक्स, एज और मेडिकल लीगल एस्पेक्ट्स। ठीक है, और जो फिर दो क्वेश्चन है वो डिज़ायर टू नो है, बट फिर भी हम इसको वीडियो लेक्चर्स में कवर करेंगे, क्योंकि कभी कभी आ सकता है डिज़ायर टू नो क्वेश्चंस भी, तो हमें एक आइडिया तो ओवरव्यू तो होना ही चाहिए। तो फायर आर्म इंजरी से है और थर्मल इंजरी से है। इन दोनों में भी देखा जाए तो थर्मल इंजरी के ज़्यादा चांसेस रहते हैं अगर डिज़ायर टू नो में से क्वेश्चन आता है तो। और लास्ट है डाउरी डेथ। इनसे नाइस टू नो में से एटलीस्ट एमसीक्यू तो आ ही सकता है, बट यूनिवर्सिटी एग्जाम एक ऐसा एग्जाम होता है जिसमें हम क्वेश्चंस प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, तो हमें एकदम रेडी रहना चाहिए। तो ऐसे टॉपिक्स को भी हमें एक बार टच तो कर ही लेना चाहिए, ताकि अगर क्वेश्चन आए तो हम एटलीस्ट अटेम्प्ट कर सकें उसको अच्छे से। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इंजरी है क्या। ठीक है, तो इंजरी कोई भी हार्म, डैमेज या वुंड जो बॉडी के किसी भी पार्ट पर किया गया है एक्सटर्नल फोर्स से, उसे हम क्या बोलते हैं, इंजरी। ठीक है, आईपीसी की कौन से सेक्शन में इंजरी डिफाइंड है, तो सेक्शन 44। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एमसीक्यू बन सकते हैं कि इंजरी किस आईपीसी में डिफाइन की गई है, तो सेक्शन 44 में। और क्या डिफाइन की गई है, तो इंजरी डिनोट्स एनी हार्म whatever illegally caused to any person in body, mind, reputation और प्रॉपर्टी। ठीक है, इंजरी क्या है, जो कोई भी इलीगली अगर हार्म पहुंचाया गया है किसी भी पर्सन को, चाहे उसकी बॉडी पे हो, चाहे माइंड में हो, चाहे रेपुटेशन पे हो या उसकी प्रॉपर्टी को, वो सब किस में आते हैं, इंजरी में। इंजरी का अगर हम क्लासिफिकेशन देखेंगे तो सबसे पहला आता है मेडिको लीगल क्लासिफिकेशन। मेडिको लीगल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग 4 टाइप की इंजरी होती है: सिंपल इंजरी, ग्रीवियस इंजरी, डेंजरस इंजरी, फेटल इंजरी। सिंपल इंजरी के अंदर वो इंजरी आती है जो इजीली हील हो जाती है, हील्स इजीली, और कोई भी परमानेंट डैमेज नहीं कॉज करती। ठीक है, नो परमानेंट डैमेज। ग्रीवियस इंजरी के अंदर कौन सी इंजरी आएगी, ग्रीवियस इंजरी जो लाइफ को खतरे में डाल सकती है या फिर कोई भी परमानेंट डैमेज कॉज कर सकती है। ठीक है, डेंजरस इंजरी क्या होती है, जो इमीडिएट थ्रेट हो लाइफ को, ठीक है, जिससे कि एकदम ऐसा कि बहुत ही केवल की डेथ होने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस रहते हैं, उन इंजरीज को हम क्या बोलते हैं, डेंजरस इंजरी। फेटल इंजरी क्या है, जिससे सीधे डेथ होने के चांसेस नहीं, सीधी डेथ ही होती है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या देखा हमने, सबसे पहला क्लासिफिकेशन है हमारा मेडिको लीगल क्लासिफिकेशन, जिसमें 4 तरह की इंजरी है: सिंपल इंजरी, ग्रीवियस इंजरी, डेंजरस इंजरी एंड फेटल इंजरी। सिंपल इंजरी वो इंजरीज होती है जो इजीली हील हो जाती है और कोई भी परमानेंट डैमेज नहीं होता है, जैसे कि स्मॉल ब्रूज, एब्रेशंस। ग्रीवियस इंजरी में वो इंजरी आती है जो कि लाइफ को खतरे में डाल सकती है और या फिर उससे कोई भी परमानेंट डैमेज हो सकता है, जैसे कि फ्रैक्चर, लॉस ऑफ आइज। डेंजरस इंजरी में वो इंजरीज आती है जो लाइफ के लिए काफ़ी डेंजरस थी, डेथ भी हो सकती थी, जैसे डीप स्टेप। ठीक है, और ठीक है, डीप स्टेप। फेटल इंजरी में वो इंजरी आती है जिससे डायरेक्टली डेथ होती है, जैसे कि हेड इंजरी या फिर ब्रेन स्टेम पे जो इंजरी हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं, फेटल इंजरी। इस पेज पे ये भी आपको बिल्कुल याद करना है कि सिंपल इंजरी को किस सेक्शन में आईपीसी में बताया गया है और ग्रीवियस इंजरी को किस सेक्शन में, क्योंकि एमसीक्यू बहुत ही ज़्यादा आने के चांसेस हैं। तो एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या बात की कि आईपीसी के किस सेक्शन में इंजरी को डिफाइन किया गया है, 44। सिंपल इंजरी को किस सेक्शन में, 319।
सिंपल इंजरी और ग्रीवियस इंजरी को 320। ठीक है, तो ये आपको एकदम अच्छे से याद रखना है। ठीक है, इसको आप अलग से लिख लेना। सेकेंड आता है अपना कॉज के बेसिस पे कि किस रीज़न से इंजरी हुई है, उस बेसिस पे जो इंजरी को क्लासिफाई किया गया है वो है मैकेनिकल इंजरी, थर्मल इंजरी, केमिकल इंजरी, इलेक्ट्रिकल इंजरी, रेडिएशन इंजरी और मिसलीनियस इंजरी। मैकेनिकल इंजरी वो इंजरी होती है जो जब भी कभी ब्लंट फोर्स से या फिर शार्प फोर्स से या फिर फायर आर्म फोर्स से किसी को इंजरी हुई है तो उसे हम क्या बोलेंगे, मैकेनिकल इंजरी। ब्लंट फोर्स मतलब एब्रेजन्स, कंट्यूजन्स, शार्प फोर्स मतलब इंसाइज वुंड, स्टैब वुंड, फायर आर्म फोर्स के अंदर गन शॉट वुंड। थर्मल इंजरी या तो हीट की वजह से हुई हो या फिर कोल्ड की वजह से। हीट के अंदर आता है बर्न और स्कैल्स। बर्न जो होता है वो ड्राई हीट की वजह से होता है और स्कैल्स जो होते हैं वो मॉइस्ट हीट। ये क्या होते हैं मैं भी आगे अच्छे से बता दूंगी। ड्यू टू कोल्ड, फ्रॉस्ट बाइट। ठीक है, केमिकल इंजरी या तो इरिटेंट्स की वजह से या फिर कोई भी कॉरोसिव्स की वजह से अगर हमारी बॉडी पे कोई इंजरी होती है, किसी की भी बॉडी पे कोई इंजरी होती है तो उसे हम केमिकल इंजरी बोलते हैं, इरिटेशन और कोरोजन्स। इलेक्ट्रिकल इंजरी, अगर इलेक्ट्रिसिटी की वजह से इंजरी हुई है तो उसे हम इलेक्ट्रिकल इंजरी बोलते हैं और उन मार्क्स को क्या बोलते हैं, उन इंजरीज को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकशन मार्क्स। रेडिएशन, जब भी रेडिएशन की वजह से जो इंजरी हुई है उसे हम रेडिएशन इंजरी बोलेंगे, जैसे कि एक्सरे इंजरीज और न्यूक्लियर मार्क्स। मिसलिनियस इंजरीज यानी इसके अलावा जो भी इंजरीज है वो इसके अंदर आती है। टाइम के बेसिस पर अगर हम देखें थर्ड क्लासिफिकेशन तो एंटीमोर्टम इंजरी और पोस्टमॉर्टम इंजरी, कि डेथ के बाद इंजरी दी गई है या डेथ से पहले दी गई। तो आई होप ये आपको क्लियर होगा। ये क्वेश्चन भी आता है कभी कभी कि इंजरी को डिफाइन करिए और इंजरी के क्लासिफिकेशन को बताइए। और एक लास्ट जो इंजरी का क्लासिफिकेशन है वो मैनर ऑफ इन्फिक्शन, जो बताना रही है एकदम। मैनर ऑफ इन्फिक्शन मतलब कि सेल्फ इन्फ्लिक्टेड है, खुद ने इंजरी पहुंचाई है, होमिसाइडल है या फिर किसी और ने अटेम्प्ट की है, एक्सीडेंटल है या फिर डिफेंसिव है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि बहुत से ऐसे केसेस होते हैं जिसमें खुद इंजरी देते हैं, इल्ज़ाम जो है वो किसी और पर लगा देते हैं, इल्ज़ाम कि इन्होंने मारा है। तो उन केसेस में हमें पता होना चाहिए कि कौन सी इंजरीज सेल्फ इन्फ्लिक्टेड और कौन सी डिफेंसिव और कौन सी होमिसाइडल। फिर नेक्स्ट आता है हमारा मैकेनिकल इंजरी। मैकेनिकल इंजरी ऐसी इंजरीज होती है जो किसी भी फिजिकल फोर्स से या मैकेनिकल वायलेंस की वजह से हुई है। इसके अंदर क्या क्या यूज़ में लिया जा सकता है, ब्लंट वेपन्स, शार्प वेपन या फिर फायर आर्म वेपन्स। फायर आर्म मतलब पता है ना, गन, राइफल्स, ये सब फायर आर्म वेपन्स है। ये जो है ये क्या करते हैं, ये हमारे टिश्यूज़ को डैमेज करते हैं जैसे कि स्किन, मसल्स, बोन्स और हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को। मैकेनिकल इंजरीज वेपन्स के बेसिस पे अलग अलग तरह के हैं। जैसे ब्लंट फोर्स है तो उससे क्या क्या हो सकता है, एब्रेजन्स हो सकते हैं, कॉन्ट्यूजन्स हो सकते हैं, लेसरेशंस हो सकते हैं, फ्रैक्चर हो सकते हैं। अगर जो वेपन है वो शार्प फोर्स वाला है तो उससे इंसाइज वुंड हो सकता है, स्टैब वुंड हो सकता है। और अगर वेपन फायर आर्म है, राइफल है, शॉर्ट गन है, तो उससे हमें क्या देखने को मिलेगा, एंट्री और एग्जिट गन शॉट वुंड्स। मैकेनिकल इंजरीज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, तो साइज और सिचुएशन की बात करते हैं। ये इंजरीज जो है वो यूजुअली एक्सपोज्ड एरियाज में मिलती हैं। ठीक है, जैसे कि हेड हो गया, लिम्स हो गए। ठीक है, जो एक्सपोज्ड पार्ट होते हैं उन पे देखने को मिलती है। इनकी जो लोकेशंस है उनसे हम ये मतलब आइडिया लगा सकते हैं कि वो होमिसाइडल है, एक्सीडेंटल है या सुसाइडल है। साइज और शेप की बात करें तो मैकेनिकल इंजरी का साइज, शेप, ये सब किस पे डिपेंड करता है, वेपन पे या फिर ऑब्जेक्ट पे जो भी यूज़ में लिया गया है। और जो शार्प वेपन्स होते हैं उनसे क्लीन कट वुंड्स होते हैं। अगर ब्लंट है तो इरेगुलर लेसरेशंस होंगे। वही हम मार्जिन्स की बात कर रहे हैं कि अगर शार्प फोर्स है तो क्लीन मार्जिन्स होगी, वेल डिफाइंड होगी। और अगर ब्लंट वेपन है तो मार्जिन्स क्या होगी, इरेगुलर होगी, ब्रूज्ड मार्जिन्स होगी। ठीक है, डेप्थ और एक्सटेंट की बात करें तो ये भी किस पे, डेप्थ और एक्सटेंट भी किस पे डिपेंडेंट होगा, वो कौन सा वेपन यूज़ में लिया गया है और कितने फोर्स से लिया गया है। जैसे ऑफकोर्स अगर हम शार्प वेपन जैसे नाइफ ये सब यूज़ में लिया गया तो उसकी डेप्थ भी ज़्यादा होगी, एक्सटेंट भी ज़्यादा होगा।
तो इससे हम डेप्थ और एक्सटेंट से हम आइडिया लगा सकते हैं कि कितना फोर्स अप्लाई किया गया था और कौन सा वेपन था। वाइटल रिएक्शन, ठीक है, अगर इंजरी के आसपास इन्फ्लेमेशन है, स्वेलिंग है, ब्लीडिंग है, तो ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है कि वो इंजरी क्या है, एंटीमॉर्टम इंजरी है, कि मरने से पहले दी गई है वो। और अगर इन वाइटल रिएक्शंस की एब्सेंस क्या है, बताती है कि वो जो इंजरी है वो पोस्टमार्टम इंजरी है, डेथ के बाद उसे ये इंजरी दी गई है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है कि हम मैकेनिकल इंजरीज में हमें पढ़ते हैं। तो मैकेनिकल इंजरी में जब हम ब्लंट वेपन यूज में लेते हैं तो एब्रेशंस, लेसरेशन, कॉन्ट्यूजन, ये सब देखने को मिलता है। तो इन्हें हम थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। एब्रेशन क्या होता है? एब्रेशन के अंदर हम बचपन में जब भी गिरते थे कभी भी, तो हमारी जब स्किन पूरी उतर नहीं जाती थी, उन छोटी छोटी चोट चोट को जब फिर घर पे आते थे तो मम्मी से पिटाई विटाई मिलती थी, उनको हम बोलते हैं एब्रेशंस, ठीक है। जिसके अंदर हमारी जो स्किन की एपिडर्मल लेयर होती है और जो डर्मल पैपिलाई होती है उसका डिस्ट्रक्शन होता है, सिर्फ सुपरफिशियल, ठीक है। इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं? स्क्रैच एब्रेशन, गेज एब्रेशन, इम्प्रिंट एब्रेशन, पैटर्न एब्रेशंस और प्रेशर एब्रेशंस। इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या है? एज ऑफ एब्रेशन, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एज ऑफ एब्रेशन जब लगता है, जब भी हमें चोट लगती थी तो उस टाइम तो क्या होता था, एकदम वो ब्राइट रेड रहता था, ठीक है, फिर ब्लीडिंग हो रहा था, एकदम ब्लैक ब्राइट रेड, ठीक है। फिर जैसे वो ब्लड ड्राई होता था तो वो क्या बनता था, वो एक स्कैब बन जाता था, ठीक है, स्कैब बन जाता था ऐसा, वो स्कैब स्कैब बन गया। उसके बाद में 2 या 3 दिन के बाद, ठीक है, फर्स्ट डे क्या था, एकदम ब्राइट रेड होता था, फिर धीरे धीरे क्या होता था, ब्लड सूखता था और स्कैब का फॉर्मेशन हो जाता था। सेकेंड और थर्ड डे तक वो क्या होता था, थोड़ा थोड़ा सा क्या हो जाता था, वो ब्राउनिश हो जाता था, थोड़ा थोड़ा सा वो ब्राउनिश हो जाता था। फिर फोर्थ और सेवेंथ डे पे क्या होता था, वो एकदम ऐसे डार्क ब्राउन हो जाता था, ठीक है। और फिर सेवेंथ डे पे वो फॉल ऑफ हो जाता था, ठीक है। तो हम इसको अच्छे से याद रखेंगे कि क्या होता था जब भी हमें चोट लगती थी, एकदम उस दिन ब्राइट रेड रहता था फर्स्ट डे, ठीक है, ऑफकोर्स फर्स्ट डे हो गया। फिर एक ही दिन बाद क्या होता था, वो स्कैब बन जाता था, 2 से 3 दिन बाद वो रेडिश ब्राउन हो जाता था, और फिर 4 से 7 डेज बाद एकदम डार्क ब्राउन हो जाता था। और जैसे 7 डेज से ज़्यादा होते थे तो वो ड्राई होके स्कैब स्ट्रिंक होके गिर जाता था, ठीक है। और वो जो एरिया जहाँ पे छोड़ता था वो वाइटिश वाइटिश रहता था, बट धीरे धीरे क्या होता था, वो वापस पिगमेंटेड हो जाता था। नेक्स्ट आता है कॉन्ट्यूजन। कॉन्ट्यूजन क्या होता है? कॉन्ट्यूजन जो होता है इसको हम ब्रूज भी कहते हैं, ठीक है, ऑल्सो नोन एज ब्रूज। ये ब्लंट फोर्स से होता है, ठीक है, जैसे आयरन रॉड, लाठी, फिस्ट, स्टोन, हॉकी स्टिक, ठीक है। जैसे आप ये फोटो देखो, आपने मूवीज में देखा है किसी को ऐसा पंच पड़ता था अपनी आँख पे तो उसकी आँख पूरी ब्लू हो जाती थी, उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्यूजन। इस पे एक्सटर्नली कोई भी टीयरिंग या फिर कोई भी लीजन नहीं होता है, बस इंटरनली उसको बहुत ही ज़्यादा पेन, टेंडर, उस एरिया पे बहुत ही ज़्यादा पेन रहता है और टेंडरनेस रहती है। तो जो आँख ब्लू ब्लू हो जाती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्यूजन। तो आज के बाद जब भी देखोगे तो क्या बोलना है, कॉन्ट्यूजन है। अगर कोई बच्चा गिर जाता है तो एब्रेशन है। तो अगर आप ऐसी टर्म्स को अगर आप यूज़ में लोगे डेली तो आपको मतलब से ईजिली ये टर्म्स आपको याद रहेगी। तो इसमें एसोसिएटेड फाइंडिंग्स क्या होती है, वो एरिया काफ़ी पेनफुल रहता है, टेंडर रहता है, सब क्यूटेनियस टिश्यू जो होता है उसकी क्रशिंग और टियरिंग होती है, स्किन पे कोई डिस्ट्रक्शन नहीं होता है। पर ऐसा नहीं है कि अगर कॉन्ट्यूजन है तो सिर्फ कॉन्ट्यूजन है, उसके साथ साथ एब्रेशंस और लैशरेशंस भी प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। अगर एब्रेशन और कॉन्ट्यूजन जो है साथ में प्रेजेंट है और कॉन्ट्यूजन ज़्यादा प्रोमिनेंट है तो उसे हम क्या बोलेंगे, एब्रेटेड कॉन्ट्यूजन। और अगर एब्रेशन ज़्यादा प्रोमिनेंट है तो कॉन्ट्यूजन एब्रेशन। जो प्रोमिनेंट है उसका नाम हमें लास्ट में लिखना है, ठीक है। फिर इसके भी बहुत से टाइप्स है, इंट्राडर्मल ब्रूज, सबक्यूटेनियस ब्रूज, पैटर्न ब्रूज, डीप ब्रूज, ट्रांसलाइन कॉन्ट्यूजन, सिक्स पेनी ब्रूज, हॉर्सशू शेप कॉन्ट्यूजन, कॉन्ट्यूजन ओवर ऑर्गन, शिफ्टिंग ब्रूज, ठीक है। इसमें भी हम इम्पोर्टेंस किसको ज़्यादा देंगे, एज ऑफ कॉन्फ्यूजन, ठीक है। जब फ्रेश होता है, जैसे ही किसी ने किसी को पंच मारा तो वो एकदम
तब क्या रहेगा, थोड़ा सा रेड रेड से रहेगा। क्यों? क्योंकि उस टाइम क्या होगा, ब्लड वेसल्स वेसल से क्या होगा, उस टाइम एकदम ब्लड बाहर ही आया होगा, एकदम इतना प्रेशर गया वेसल्स पे कि ब्लड जो है वो बाहर रिलीज हो गया, तो उस टाइम वो क्या लगेगा, रेड। 1 से 3 दिन के अंदर अंदर ही वो ब्लूइश हो जाएगा डीऑक्सी हीमोग्लोबिन की वजह से। फिर 4th डे तक वो ब्लूइश से क्या हो जाएगा, ब्राउनिश हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब हीमोग्लोबिन वो आपस से फिर इससे सेपरेट होगा तो वो हिमोसिडेरिन पिगमेंट बनाएगा, उसके बाद हिमाटिडिन पिगमेंट बनाएगा, बाद में बिलिरुबिन बनाएगा। तो हिमोसिडेरिन पिगमेंट जो होता है वो ब्राउनिश कलर का होता है, हिमाटिडिन पिगमेंट जो होता है ग्रीनिश कलर का होता है, और ये जो बिलिरुबिन होता है वो येलोइश होता है। तो ये कैसे ठीक होता है, आपने भी ऑब्जर्व किया होगा, हाथ में किसी ने पिंच कर लिया एकदम से, तो या फिर कहीं पे किसी ब्लंट ऑब्जेक्ट से आप टकरा गए तो आपके भी ऐसे ब्लूइश ब्लूइश वो हो जाता है ना, वो आप टच करते हो तो आपको पेन फील होता है ना। तो वो धीरे धीरे क्या होता है, पहले तो वो रेड रहता है, फिर वो ब्लूइश हो जाता है, फिर वो ब्राउनिश हो जाता है, फिर वो क्या हो जाता है, ग्रीनिश, फिर धीरे धीरे येलो होते होते लाइट होते होते वो एकदम से डिसअपियर हो जाता है। ठीक है, फिर आता है लेसरेशन। लेसरेशन भी एक मैकेनिकल इंजरी है जिसके अंदर हार्ड और ब्लंट फोर्स यूज हो जाता है। इसके अंदर होता क्या है, हमने एब्रेशंस पढ़ा था जिसमें एपिडर्मल लेयर और डर्मल पेपिलाई इन्वॉल्व थी। फिर हमने कॉन्ट्यूजन पढ़ा जिसमें सुपरफिशियल लेयर पे कोई भी हमें डिस्ट्रक्शन देखने को नहीं मिलता है, उसके अंदर सबक्यूटेनियस टिश्यू की टीयरिंग होती है। लेसरेशन में क्या होता है, जो टिश्यू है उसकी स्प्लिटिंग और टीयरिंग हो जाती है। सॉरी, लेसरेशन के अंदर क्या होता है, जो टिश्यू है उसकी स्प्लिटिंग और टीयरिंग हो जाती है। जैसे ये देखो, ये जो टिश्यू है वो पूरा स्प्लिट सा हो गया ना, टीयर हो गया एकदम, इसे हम बोलते हैं लेसरेशन। लेसरेशन के टाइप क्या क्या है, तो स्प्लिट लेसरेशन होता है, स्ट्रेच लेसरेशन होता है, टीयर लेसरेशन होता है, एवल्जन लेसरेशन होता है, क्रश लेसरेशन होता है और कट लेसरेशन होता है। इसका शेप और एज ऑफ वोन जो है वो वेपन को बताता है कि किस तरह का वेपन यूज में लिया गया है। जो इंजरी की एज है वो टाइम ऑफ असॉल्ट को बताता है। हमने एज पढ़ा ना कि हम मतलब हमने सब में एज में पढ़ा है, कॉन्ट्यूजन में पढ़ा है, एब्रेशन में भी पढ़ा है, तो हम उसको उस टाइम देख के, अगर मान लो कॉन्ट्यूजन ग्रीनिश ग्रीनिश कलर का है, ठीक है, तो हमने ग्रीनिश में क्या पढ़ा था, अगर कॉन्ट्यूजन ग्रीनिश कलर का तो इंजरी को कितना टाइम हो गया है, 5 से 6 डेज हो चुके हैं। तो मेडिकल लीगल एस्पेक्ट ऐसा है कि अगर हम उसको देखते हैं तो हम उसे टाइम ऑफ असॉल्ट को अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैनर ऑफ इन्फेक्शन देख सकते हैं हम, कोई भी इंजरी देख सके कि एक्सीडेंटल है, सुसाइडल है, होमिसाइडल है। नेचर ऑफ इंजरी भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि देखो एकदम लाइफ थ्रेटनिंग थी तो वो फेटल थी। ठीक है, अगर कोई परमानेंट डैमेज हो तो ग्रीवियस, अगर कोई मतलब परमानेंट डैमेज नहीं है और इजी टू हील है तो वो सिंपल इंजरी है। तो हम नेचर देख सकते हैं कि इंजरी किस तरह की है, और हम इंजरी को देख के ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस डायरेक्शन में फोर्स लगाया गया है। ठीक है, तो ये मेडिको लीगल एस्पेक्ट किसका है, ये मैकेनिकल इंजरी का है। ठीक है, फिर हमारा आता है फायर आर्म इंजरी। फायर आर्म इंजरीज क्या होती है, फायर आर्म इंजरीज वो इंजरीज होती है जिसमें वुंड्स किसकी वजह से हुए हैं, बुलेट्स, पैलेट्स या फिर प्रोजेक्टाइल डिस्चार्ज फ्रॉम फायर आर्म्स। ठीक है, प्रोजेक्टाइल फॉरेंसिक की लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट जिसे कुछ डिस्टेंस से लॉन्च किया गया है या फिर डिस्चार्ज किया गया है और वो जैसे ही किसी भी टिश्यू पे स्ट्राइक करेगा तो वो इंजरी कॉज करेगा, उसे हम प्रोजेक्टाइल कहते हैं। जैसे एरो हो गया, बुलेट हो गया, ये सब क्या है, प्रोजेक्टाइल है। ठीक है, और फायर आर्म जैसे पिस्टल, राइफल, शॉटगन, इन सब से ये इंजरीज की जाती है। तो फायर आर्म इंजरी भी अगर देखा जाए तो ये मैकेनिकल इंजरी है जो कि हाई वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल से और एक्सप्लोसिव फोर्स की वजह से होती है। इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये प्रोजेक्शन की वजह से होता है। ठीक है, हाई वेलोसिटी की वजह से डीप पेनिट्रेशन होगा और टिश्यू भी काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा डैमेज होगा। पर और इसके अंदर जो इंजरी होगी उसके साइड्स में हमें क्या देखने को मिलेगा, सूट। सूट मतलब क्या होता है, फाइन ब्लैक पाउडर। ठीक है, टैटूइंग, टैटूइंग क्या होता है, स्मॉल ऐसे पिन पॉइंट्स एब्रेशन होते हैं। जैसे मान लो ये वुंड है, इसके चारों तरफ ऐसे पिन पॉइंट्स, ठीक है, पिन पॉइंट्स आपको देखने को मिलेंगे, इसे हम बोलते हैं टैटूइंग।
ब्लैकनिंग मतलब ब्लैकिश कलर, सिंजिंग ऑफ हेयर मतलब उस पर्टिकुलर हेयर से जो होगा वो हेयर्स जो होंगे वो बर्न हो चुके होंगे, ठीक है। ये और जो फायर आर्म इंजरी होती है इसमें हमें एंट्री और एग्जिट वुंड भी देखने को मिल सकता है। ये किस पे डिपेंड करता है, ये वेपन पे जो भी यूज में लिया गया है उस पर डिपेंड करता है। मेडिकल लीगल एस्पेक्ट क्या होगा, इंजरी से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो फायर आर्म है वो शॉटगन थी, पिस्टल है या राइफल है। रेंज भी हम डिसाइड कर सकते हैं कि कितना मतलब पास से था या डिस्टेंस से इंजरी हुई है, तो हम रेंज फायर आर्म की रेंज भी हम डिसाइड कर सकते हैं। डायरेक्शन का आइडिया लगा सकते हैं, सुसाइडल है, होमिसाइडल है, एक्सीडेंटल है, ये भी हम आइडिया लगा सकते हैं, ठीक है। और कितने शॉट्स फायर किए गए हैं वो देख सकते हैं और एविडेंस कलेक्ट कर सकते हैं। इसमें हमें क्वेश्चन था जो फायर आर्म इंजरी का, उसमें एंट्री और एग्जिट वुंड के बारे में भी पूछा गया है, ठीक है। तो जैसे मान लो ये बुलेट है, ठीक है, और ये बॉडी है, तो अगर ये बुलेट यहाँ एंटर करेगी, मान लो ये इसी के एंटर किया, तो ये जब जाएगी प्रेशर से तो ये अंदर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो ये जो इसके अंदर बुलेट जाएगी, ठीक है, और जब पीछे वो बाहर निकलेगी तो वो टिश्यू कैसा हो जाएगा, ऐसे, ठीक है, और यहाँ से वो बुलेट बाहर निकलेगा। तो यहाँ पे होता है एंट्री वुंड और बैक साइड क्या होगा, एग्जिट वुंड। एंट्री वुंड क्या होता है, यूजुअली छोटा होता है, क्यों, क्योंकि हमारी स्किन इलास्टिक है, तो एंट्री वुंड क्या होगा, छोटा होगा। यूजुअली एग्जिट वुंड जो होता है वो बड़ा होता है, देखो, और इरेगुलर होता है, क्योंकि एकदम प्रेशर से कोई चीज़ बाहर जा रही है तो ऐसा हो जाएगा, वुंड पूरा ओपन हो जाएगा एकदम, तो वो यूजुअली लॉन्गर होता है और इरेगुलर होता है। एंट्री वुंड्स राउंड और ओवल होते हैं, एग्जिट वुंड जो होते हैं इरेगुलर होते हैं, स्लिट लाइक होते हैं। एंट्री वुंड की मार्जिन जो होती है वो इन्वर्टेड होती है, मैं वही बताना चाहती कि वो ऐसे जाएगी ना, तो जो वुंड होगा वो क्या होगा, इन्वर्टेड होगा, बट इधर बाहर निकल रहा है तो वुंड ऐसे रहेगा, तो वो क्या होगा, इवर्टेड होगा, ठीक है। एंट्री वुंड इन्वर्टेड है और एग्जिट वुंड इवर्टेड है। एंट्री वुंड पे एब्रेजन्स भी देखने को मिल सकते हैं, टैटूइंग, ब्लैकनिंग, सूट, ये सब भी देखने को मिल सकता है। और एग्जिट वुंड में ये सब चीज़ें क्या होगी, एब्सेंट होगी। ब्लीडिंग जो होगी वो एंट्री वुंड में कम होगी, क्योंकि बुलेट वहाँ से एंटर की है और जहाँ से बाहर निकलेगी वहाँ पे ब्लीडिंग ज़्यादा होगी। प्रेजेंस ऑफ बुलेट, अगर सिर्फ मान लो सिर्फ अगर एंट्री वुंड है तो पक्का बुलेट अंदर ही है, और अगर एग्जिट वुंड भी है तो इससे क्या प्रोबेबिलिटी है, बुलेट बाहर जा चुकी है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है थर्मल इंजरी। थर्मल इंजरी वो इंजरी होती है जिसमें जो टिश्यू डैमेज होता है वो किसकी वजह से होता है, या तो हीट की वजह से या फिर कोल्ड की वजह से। ये लोकलाइज होता है और जनरलाइज होता है। क्लासिफिकेशन हम ऑलरेडी देख चुके थे कि ड्यू टू हीट और ड्यू टू कोल्ड। अगर हम हीट की वजह से देखेंगे तो अगर ड्राई हीट है तो बर्न, मॉइस्ट हीट है तो स्कैल्प और रेडिएशन बर्न भी हो सकता है। बर्न जैसे ड्राई हीट का मतलब क्या है, जैसे फ्लेम से, फायर से, हॉट मेटल से, इनसे जब इंजरी होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, बर्न। जैसे घर में आग लग गई, इलेक्ट्रिसिटी बर्न, इन सब में क्या होता है उसे हम बर्न बोलेंगे, क्योंकि वो ड्राई हीट की वजह से हो रहा है। मॉइस्ट हीट में क्या आएगा, जैसे हॉट लिक्विड और स्टीम, इनसे अगर कोई पर्सन जल जाता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, स्कैल्स। फिर आता है हमारे पास रेडिएशन बर्न। रेडिएशन बर्न जिसमें एक्स रेज, यूवी रेज या फिर न्यूक्लियर हीट की वजह से अगर हो रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, रेडिएशन बर्न, जिसका एग्जांपल है सनबर्न और रेडिएशन एक्सीडेंट्स। कोल्ड की वजह से क्या हो सकता है, तो फ्रॉस्ट बाइट और ट्रेंच फूड। फ्रॉस्ट बाइट जब एक्सट्रीम कोल्ड से एक्सपोजर होगा तो उसे हम उससे क्या हो सकता है, फ्रॉस्ट बाइट। और अगर बहुत लंबे टाइम तक अगर आप किसी कोल्ड एरिया में हो तो प्रोलॉन्ग कोल्ड की वजह से ट्रेंच फूड देखने को मिल सकता है। ये किसके अंदर होता है, माउंटेनियर्स के अंदर। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या रहेंगे, तो स्किन डिस्ट्रक्ट हो जाती है, डीपर टिश्यूज भी डिस्ट्रक्ट होते हैं, और ये किस पे डिपेंडेंट है, टेम्परेचर और ड्यूरेशन पे। सिस्टमिक इफेक्ट क्या क्या देखने को मिलेंगे, तो शॉक, डिहाइड्रेशन, रीनल फेलियर। रीनल फेलियर क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि टॉक्सिन्स के एब्जॉर्प्शन की वजह से। अगर वाइटल रिएक्शंस लाइक इन्फ्लेमेशंस, ब्लिस्टर्स, ये सब प्रेजेंट है तो वो क्या दिखाता है, एंटीमॉर्टम साइन। और अगर ये सब एब्सेंट है तो वो क्या दिखाएगा, पोस्टमॉर्टम साइन, कि मर्डर के बाद उसे जला दिया गया है, ठीक है। फिर आता है डिग्री ऑफ बर्न। डिग्री ऑफ बर्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट डिग्री बर्न है, सेकेंड डिग्री बर्न है, थर्ड डिग्री बर्न है या फोर्थ डिग्री बर्न है।
एक टॉपिक होता है रूल ऑफ 9। ये दोनों टॉपिक मतलब जब भी ऐसे सेकंड टॉपिक पोस्टमार्टम दिखाने के लिए लेके जाते हैं आपको कि प्रैक्टिकल में, और जब आप ऑटोप्सी के लिए जाते हो तो तब वहाँ पे पूछे जाते हैं। अगर वहाँ पे अगर कोई बर्न का केस आता है तो वो आपसे पूछेंगे कि ये कौन सी डिग्री ऑफ बर्न है, इसमें कितना परसेंटेज बॉडी सरफेस एरिया जो है वो बर्न हो चुका है। तो वो अभी मैं आपको समझाती हूँ कि वो आपको कैसे पता चलता है। तो अगर सिर्फ और सिर्फ एपिडर्मिस इन्वॉल्व है, ठीक है, जैसे मान लो स्किल्स यानी कि सिर्फ ये वाली लेयर इन्वॉल्व है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट डिग्री पर। इसके अंदर रेडनेस होती है, पेन होता है, कोई ब्लिस्टर्स नहीं होते, और ये बिना स्कार के भी हील हो जाते हैं। अगर मान लो डर्मल लेयर तक भी इन्वॉल्व है, ठीक है, एपिडर्मिस के साथ साथ कुछ पार्ट डर्मिस का भी इन्वॉल्व है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सेकेंड डिग्री बर्न, ठीक है। ये फर्स्ट डिग्री बर्न था। इसके अंदर जो होगा, इसके अंदर ये देखो, इसमें छोटे छोटे आपको ब्लिस्टर्स दिख रहे हैं, इसके अंदर ब्लिस्टर्स प्रेजेंट होंगे और ये काफ़ी पेनफुल होते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा थर्ड डिग्री बर्न, जिसके अंदर ये देखो आप फुल थिकनेस जो है स्किन की वो इन्वॉल्व है। ये इसमें ब्राउनिश हो जाता है और इसमें ये पेनलेस होते हैं। अब आपको लग रहा होगा इसमें तो और भी ज़्यादा बर्न हो चुका है, तो ये पेनलेस क्यों है? ये पेनलेस इसलिए है क्योंकि थर्ड डिग्री बर्न के अंदर जो नर्व एंडिंग्स होती है वो तक भी जल जाती है, तो इसलिए पेन फील ही नहीं होता है, पेन सेंसेशन ही नहीं फील होगी, इसलिए वो पेनलेस होता है। फिर फोर्थ डिग्री जो बर्न होता है, इसके अंदर डीपर टिश्यूज, मसल्स तक भी जो होती है वो इन्वॉल्व हो जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, फोर्थ डिग्री बर्न, ठीक है। ठीक है, कंप्लीटली ब्लैक, ड्राई और पगलिस्टिक एल्टीट्यूड देखने को हमें मिलता है। रूल ऑफ 9 जिसे हम वेलिस रूल भी बोलते हैं, इससे हम क्या एस्टिमेट करते हैं, तो कितने परसेंटेज ऑफ बॉडी सरफेस एरिया जो है वो बर्न हो चुका है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रोग्नोसिस के लिए भी और ट्रीटमेंट के लिए भी, क्योंकि अगर मोर देन 56% ऑफ बॉडी सरफेस एरिया अगर बर्न हो जाता है तो वो कंडीशंस क्या होती है, काफ़ी फेटल, ठीक है। जैसे अब देखो कैसे पता चलेगा, अगर किसी का सिर्फ हेड और नेक, ठीक है, किसी का अगर सिर्फ हेड और नेक बर्न हुआ है तो उसे हम क्या बोलेंगे, 9%, ठीक है। फ्रंट ये फ्रंट है, ये बैक, ठीक है। फ्रंट 4.5% और बैक 4.5%, कितना हो गया, 9%, ठीक है। हर अपर लिम्ब क्या है, 9%, फ्रंट में 4.5% और बैक में 4.5%, और हर लोअर लिम्ब कितना परसेंट है, 18%, फ्रंट में 9% और बैक में 9%, ठीक है। और जो फ्रंट हमारा ट्रंक है ये पूरा कितना होता है, 18%, फ्रंट में 18%, बैक में 18%, और जो पेरिनियम और जेनाइटल रीजन होता है वो 1%। तो अगर किसी का सिर्फ मान लो कि फ्रंट में सिर्फ जो ट्रंक वाला पार्ट है वो बर्न है, तो आप क्या बोलोगे, 18% बॉडी सरफेस एरिया इज बर्न, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पोस्टमार्टम में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, क्लोथिंग जो भी वो सिंज्ड होगी, बर्नड होगी, और बॉडी से अटैच भी हो सकते हैं, स्किन पे ब्लिस्टर्स, पील्ड स्किन, ये सब देखने को मिल जाए। कलर चेंजेस देखने को मिलेंगे, रेड, ब्राउन, ब्लैक, वो किस पे डिपेंड करता है कि किस एरिया में कितना परसेंट जो है किस डिग्री का बर्न है, ठीक है। पगलिस्टिक एल्टीट्यूड देखने को मिलता है क्योंकि हीट की वजह से जो मसल्स है वो कॉन्टैक्ट हो जाती है। सूट पार्टिकल्स जो है अगर इनहेल किए है पर्सन ने, ठीक है, अगर बॉडी के इनसाइड भी देखने को मिलेंगे तो उसे हम एंटीमॉर्टम साइन बोलते हैं, और ब्लिस्टर्स देखने को मिलेंगे। इंटरनली सभी ऑर्गन्स कंजेस्टेड होंगे, सूट प्रेजेंस होगा, अभी मैंने बताया सूट प्रेजेंट है तो वो एंटीमॉर्टम साइन है। चेरी रेड ब्लड भी हो सकता है क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से चेरी रेड ब्लड देखने को मिलेगा। एडिमेटस लंग्स, हीट हीमेटोमा भी हमें देखने को मिल सकते हैं। मेडिको लीगल एस्पेक्ट क्या है कि कॉज ऑफ डेथ एक्सीडेंटल भी हो सकता है, सुसाइडल और होमिसाइडल भी हो सकता है। एंटीमॉर्टम बने या पोस्टमार्टम बने, ये हम किससे पता करेंगे, वाइटल रिएक्शन से, सूट पार्टिकल प्रेजेंस से, ठीक है। और कॉज ऑफ डेथ क्या क्या हो सकता है, शॉक हो सकता है एक्सट्रीम हीट से, एक्सट्रीम कोल्ड से, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हो सकती है, और स्मोक के इनहेलेशन की वजह से एस्फिक्सिया भी हो सकता है। कितने परसेंटेज ऑफ बर्न बॉडी सरफेस एरिया बर्न है वो देखते हैं, तो ये मैंने बताया भी था कि अगर मोर देन 56% ऑफ बॉडी सरफेस एरिया अगर बर्न है तो फेटल होगी। अगर
बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशन है कि हम एकदम से पहचान ही नहीं पाएंगे, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? उसके टीथ से, बोन्स से और ज्वेलरी से। अब हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, डावरी डेथ। डावरी डेथ एक अननेचुरल डेथ होती है जो कि किसकी वजह से हो सकती है? बर्न की वजह से, बॉडीली इंजरी की वजह से, या कोई भी अननेचुरल कॉज की वजह से विद इन द 7 years ऑफ मैरिज, और कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस जिसमें उसने क्रूएलिटी और हैरेसमेंट फेस की हो अपने हस्बैंड से या उसके रिलेटिव से, और किससे उसका रिलेशन होगा? डवरी। ठीक है, उन्होंने उससे डिमांड की होगी डवरी। ठीक है, तो इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि किस सेक्शन ऑफ आईपीसी में बताया गया है? तो सेक्शन 304B। ठीक है, यहाँ से एमसीक्यू आ सकते हैं। ठीक है, उस टाइम हमने क्या क्या देखा था? 44 देखा था, 319 देखा था, आईपीसी सेक्शन 320 देखा था। अब हमने एक और सेक्शन देख लिया है, एक सेक्शन 304B। ठीक है, जो किसके लिए है? डवरी डेथ के लिए। तो किस केसेस को हम डवरी डेथ के अंदर कंसिडर करेंगे? तो अगर किसी भी महिला की डेथ बर्न से हुई है, बॉडीली इंजरी की वजह से हुई है, या कोई भी अननेचुरल कॉज की वजह से हुई है, तो हम उसे डावरी डेथ कंसिडर कर सकते हैं। और अगर डेथ 7 years ऑफ मैरिज के अंदर अंदर हुई है और उसके साथ ऑलरेडी कोई क्रूएलिटी या हैरेसमेंट हुआ है उसके हस्बैंड या उसके हस्बैंड के रिलेटिव्स के द्वारा, या फिर उसने कोई भी हैरेसमेंट डवरी के साथ उसने फेस की होगी, कि अगर उसकी फैमिली बता रही है लड़की की कि ये लोग दहेज मांग रहे थे, बहुत टाइम से मेरे बच्चे को परेशान कर रखा था। ठीक है, और ऐसे केसेस, ऐसी कंप्लेंट्स के तुरंत बाद ही अगर उसकी डेथ हो गई है, तो हम उसको कंसिडर करेंगे कि ये डवरी डेथ का केस है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो डवरी डेथ की पनिशमेंट वो भी किसमें बताई गई है? सेक्शन 304B के अंदर। इसके अंदर क्या क्या पनिशमेंट बताई गई है? तो इम्प्रिजनमेंट नॉट लेस देन 7 years, और इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं फॉर लाइफ ऑल्सो। ठीक है, मेडिको लीगल एस्पेक्ट क्या है? हम जो सीन जो होगा क्राइम का, वो यूजुअली क्या रहता है? घर ही रहता है। और अगर बर्न वाला होता है तो कोई लोग क्या करते हैं? ऐसे एक्सीडेंटल किचन बर्न्स को दिखाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो मोस्टली केसेस में ऐसा ही वो प्रिटेंड करते कि गलती से हुआ है, वो काम कर रही थी किचन में और ऐसा हो गया। तो ये सब केसेस आते हैं। टाइप ऑफ इंजरी क्या है? बर्न है, स्मॉदरिंग है, स्ट्रैंगुलेशन है, पॉइजनिंग है, कोई भी टाइप ऑफ इंजरी हो सकती है। बट केस अगर किससे रिलेटेड हुआ? विद इन 7 years ऑफ मैरिज, और उसके हस्बैंड या हस्बैंड के रिलेटिव्स में से किसी ने भी उसे डवरी के लिए परेशान किया है, उसकी फैमिली से अगर दहेज मांगा है, तो वो सब केस हम किससे रिलेट कर सकते हैं? डवरी से। पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन में क्या क्या देखने को मतलब क्या करना होता है पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन में ऐसे केसेस में? तो ऐसे केसेस का जो पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन है वो कौन कंडक्ट करता है? गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर। और सारी जो फाइंडिंग्स है वो काफ़ी केयरफुली डॉक्यूमेंट की जाती है। इंक्वेस्ट जो होता है कंडक्टेड बाय एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अंडर द सेक्शन 174 3। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं? टीथ से, बोन से, ज्वेलरी से। हम टाइम सेंस का भी एस्टिमेशन कर सकते हैं, ताकि हम ना जो भी विटनेस होंगे, ठीक है, वो क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं उससे हम कोरिलेट कर पाए कि वो सच भी बोल रहे हैं या फिर झूठ बोल रहे हैं। और सभी चीज़ों को हम डॉक्यूमेंटाइजेशन करते हैं, सारी फाइंडिंग्स को रिकॉर्ड करते हैं, फोटोग्राफ्स लेते हैं, कितना परसेंट बर्न है वो रिकॉर्ड करते हैं, और कहीं पे भी साइन ऑफ स्ट्रगल तो नहीं है, ये सब नोट करते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। कोई भी डाउट है, कोई भी हेल्प चाहिए, कोई भी गाइड चाहिए, तो आप इस इंस्टा अकाउंट पर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।